अस्सलामु अलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 14 रजब है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस औरत की नेकी कबूल नहीं होती जिसका शौहर नाराज़ हो। और अब सुर्खियां। तेलंगाना काबीना का शुरू हुआ इजलास। रिजर्वेशन से मुताल्लिक बीसी कमीशन की रिपोर्ट को मंजूरी मिलने की है तवक्के। जमहूरियत और सेक्युलरिज्म को बचाने की जरूरत। वोटिंग मशीनों में हेरा फेरी और अलवार वाक़े के खिलाफ अपोजिशन ने की सदर जमहूरिया से नुमाइंदगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का लखनऊ में होगा 2 रोजा इजलास। 3 तलाक के गलत इस्तेमाल पर शऊर बेदार किया जाएगा। हुकूमत से मुदाखिलत न करने की अपील। इनहराफ मसले पर YSCP की पहल की इलेक्शन कमीशन ने की सताइश। कुल जमाती इजलास तलब करने का कमीशन ने दिया मशवरा। और अब तफसील। तेलंगाना काबीना का इजलास KCR की सदारत में प्रगति भवन में शुरू हो चुका है। बीसी कमीशन की रिपोर्ट का आज होने वाले काबीना इजलास का सरफहरिस्त एजेंडा है। तवक्को की जा रही है कि तेलंगाना काबीना मुस्लिम और SC और ST से मुताल्लिक बीसी कमीशन की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई। बीसी कमीशन ने वजीर आला KCR को अपनी रिपोर्ट कल पेश की थी और KCR ने रिपोर्ट के पेश होने के बाद गवर्नर नरसिम्हन से मुलाकात की थी और रिजर्वेशन के ताल्लुक से 16 अप्रैल को कानून साज असम्बली का खुसूसी इजलास बुलाने के फैसले से उन्हें आगाह किया था। काबीना में बीसी कमीशन की रिपोर्ट की मंजूरी के बाद रिजर्वेशन से मुताल्लिक असम्बली में करारदाद को मंजूर करने के बाद उसे मरकज को रवाना किया जाएगा। बताया जाता है कि बीसी कमीशन ने पसमानदगी की बुनियाद पर मुसलमानों को 7 से 9% रिजर्वेशन की सिफारिश की है, जबकि SC और ST के लिए 6 से 9% रिजर्वेशन की सिफारिश की गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आमिला का 2 रोजा इजलास लखनऊ में हफ्ते के रोज से शुरू होगा। इस इजलास में 3 तलाक और बाबरी मस्जिद के मौजू पर तबादिले ख्याल होगा। बोर्ड के नायब सदर मौलाना कल्ब सादिक ने बताया कि 2 रोजा इजलास में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मंदूबिन शिरकत करेंगे। कल्ब सादिक ने कहा कि 3 तलाक के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए शऊर बेदार किया जाएगा और 1.5 साल में 3 तलाक के गलत इस्तेमाल की रोकथाम की कोशिश की जाएगी। उन्होंने हुकूमत को मुस्लिम पर्सनल लॉ के मामले में मुदाखिलत न करने की अपील की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को 3 तलाक के ताल्लुक से 3.5 करोड़ फॉर्म्स वसूल हुए और तमाम 3.5 करोड़ मुसलमानों ने 3 तलाक की तायद की और 3 तलाक की मुखालिफत करने वालों की तादाद बहुत कम है। 15 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है, कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, किन मुद्दों को लेकर है, कौन कौन लोग शामिल होंगे? केवल 15 को नहीं है, 15, 16 2 दिन ये एग्जीक्यूटिव का जलसा है, पब्लिक जलसा नहीं, एग्जीक्यूटिव का जलसा है। जितने भी इसमें मेंबर हैं, आंध्रा से, बंगाल से, बिहार से, साउथ कर्नाटका से, चेन्नई से। 3 तलाक के गलत इस्तेमाल को रोकने की मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोशिश करेगा, ताहम इस्लामी कानून में तब्दीली नहीं होगी। ये बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन जफर याब जिलानी एडवोकेट ने कही। लेकिन ये कि प्रैक्टिस उसके बाद भी ख़त्म हो जाएगी, ये ऐसा कोई नहीं कर सकता कि इसलिए कोई कानून तो में तब्दील हो जाएगा। बोर्ड जो है वो कोई कानून जो है उसमें गुंजाइश है, कहीं ज़रूरत होगी तो कोई ट्रिपल डाइवोर्स दे सकता है। कभी कभी औरत के कहने पर दी जाती है, औरत चाहती है कि एक वक्त में उसको छुटकारा मिल जाए, तो कानून में कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस जो अनडिज़ायरेबल प्रैक्टिस है, जो लोग इसको गलत इस्तेमाल करते हैं, उसका मिसयूज़ करते हैं, वो प्रैक्टिस ख़त्म करने की बोर्ड पूरी कोशिश कर रहा है कि ऐसा। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के अक़लियती कमीशन के चेयरमैन आबिद रसूल खान ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोशिश का खैर मकदम किया है और 3 तलाक के गलत इस्तेमाल करने वाले अफराद की मजम्मत की। जो आज स्टेटमेंट अखबार में आया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान का कि 1.5 साल में इस बारे में वो अपना फैसला करेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि इसको ख़त्म करें, मैं उस चीज़ को वेलकम करता हूं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि शुरू से मैं भी ये पॉइंट पे था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हमारे कम्युनिटी के लीडर्स और एल्डर्स इस बारे में बात करना और इस बारे में फ़ैसला करना, क्योंकि एक हमारे कम्युनिटी का इस पर्सनल मैटर है, इसमें हमको ऐसा मौका नहीं देना चाहिए जहाँ को कोर्ट्स को मदाखलत करना पड़े, हुकूमत को मदाखलत करना पड़े। कम्युनिटी के जिम्मेदारान, कम्युनिटी के पॉलिटिकल लीडर्स, कम्युनिटी के रिलीजियस लीडर्स, पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स, ये सब चीज़ पे बैठकर बात करके कुछ ऐसे
डायरेक्टिव्स देना है और ऐसे रिकमेंडेशन देना है जिससे कम्युनिटी ये रास्ता ना अपनाए। आज बड़ी शर्म की बात है कि कुछ लोग व्हाट्सएप के ज़रिए से, पोस्ट कार्ड के ज़रिए से और टेलीफोन के ज़रिए से आज अपने बीवियों को ट्रिपल तलाक अनाउंस कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के खिलाफ हूँ। सोनिया गांधी की क़यादत में 13 अपोजिशन जमातों के कायदीन ने आज सदर जमहूरिया से मुलाकात करके उनसे मुल्क में जमहूरियत और सेक्युलरिज्म का तहफ़्फ़ुज़ करने की अपील की। अपोजिशन जमातों ने बीजेपी रियासतों में गौ रक्षक के नाम पर होने वाले हमलों पर तशवीश जाहिर की और वोटिंग मशीनों में हेरा फेरी की शिकायत पर मरकजी इलेक्शन कमीशन के रवैये पर नाराज़गी जाहिर की। मीडिया से बातचीत करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मुल्क में आज जमहूरियत खतरे में है और इसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन जमातों ने सदर जमहूरिया से मुदाखलत करने की अपील की। किस तरह से लोकतंत्र को मसल देने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है पूरे देश में। किस तरह से हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। हर जगह धर्म का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और एक खौफ और डर पूरे देश में पैदा किया गया है। ये तमाम चीजों की तरफ माननीय राष्ट्रपति जी का ध्यान हमने दिलाया है। पार्टी इन्हराफ मसले पर मरकजी इलेक्शन कमीशन ने YSSCP से कुल जमाती इजलास की मेजबानी करने का मशवरा दिया है और इस इजलास में इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा शरीक होगा। ये बात YSSCP के MP YV सुब्बा रेड्डी ने आज मरकजी इलेक्शन कमीशन जैदी से मुलाकात करने के बाद कही। YV सुब्बा रेड्डी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इन्हराफ मसले पर YCP की पहल की सताइश की है। YSSCP ने तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से दल बदली की हौसला अफजाई का हवाला दिया और YSSCP के अरकान असम्बली को लालच देकर पार्टी में शामिल करने के मामले को पहले आगाह किया और उन्हें नाअहल करार देने की मांग की थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कुल जमाती इजलास बुलाने के लिए कहा है। ఆయన కూడా దీన్ని చాలా మేము కూడా ఖండిస్తాం। కానీ దురదృష్టవశాత్తు స్పీకర్ నిర్ణయం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది। స్పీకర్ నిర్ణయం తీసుకోలేకపోతే ఒక న్యాయస్థానాన్ని అప్రోచ్ కావడం తప్పితే చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్గా నేను చేయగలిగేది ఏమి ఉండదు। కానీ ఇది అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇది ఒక ఇదిగా తయారైంది కాబట్టి మీరు లీడ్ తీసుకున్నారు, చాలా మంచి పని చేశారు। అన్ని పొలిటికల్ పార్టీలతో మాట్లాడి ఆల్ పార్టీస్తో ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేసే కార్యక్రమం చేయండి। దీనికి తప్పకుండా మేము చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫీస్ నుంచి కూడా ఏ విధంగా సహకారం కావాలన్నా మేము చేస్తాము। ఎందుకంటే ప్రధానంగా ఇక్కడ ఎలక్షన్ కమిషన్ గారి దృష్టికి తీసుకుపోయిందంటే స్పీకర్ దగ్గర కంప్లైంట్ పెండింగ్ ఉన్నప్పుడు నిర్ణీత సమయం లోపల డిస్క్వాలిఫికేషన్ మీద నిర్ణయం తీసుకోకపోవడం వల్లే ఈ చర్యలన్నీ జరుగుతున్నాయి। కాబట్టి ఆ టైం 2 నెలల లోపల 3 నెలల లోపల పలానా శాసనసభ్యుని డిస్క్వాలిఫై చేస్తున్నామని నిర్ణయం స్పీకర్ తీసుకోవాలి। లేని పక్షంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ అన్నా లేకపోతే న్యాయస్థానం అన్నా ఒక నిర్ణయం తీసుకునే విధంగా చట్టాన్ని సవరించాలి అని వారికి చెప్పడం జరిగింది। దానికి వారు కూడా సానుకూలంగా స్పందించారు। మీరు ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ కండక్ట్ చేయండి, మేము తప్పకుండా అవసరమైతే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫీస్ నుంచి కూడా డెలిగేషన్ పంపిస్తామని చెప్పడం జరిగింది। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की असेंबली और पार्लिमानी नशिस्तों में इजाफे का फिलहाल इम्कान नहीं। हल्कों में हदबंदी के लिए दस्तूर में तरमीमी जरूरी है, तब तक सीटों में इजाफा मुमकिन नहीं है। ये वजाहत मरकजी इलेक्शन कमीशन ने YV सुब्बा रेड्डी से की है। డీలిమిటేషన్ శాసనసభ స్థానాలు పెరిగేదానిపై కూడా నేను చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్గా నిలవడం జరిగింది। తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం 175 నుంచి 225, ఇప్పుడుండే 115 నుంచి తెలంగాణలో 150కి పెరిగే కార్యక్రమం పెండింగ్లో ఉంది। అది ఎంతవరకు వచ్చింది అని అనడం జరిగింది। ఆయన చాలా క్లియర్గా చెప్పారంటే లోగడ కూడా దీని మీద మాకు వచ్చింది గవర్నమెంట్ నుంచి శాసనసభ స్థానాలు పెంచాలని। అప్పుడు మేము లా మినిస్ట్రీకి క్లారిఫికేషన్ రాసాం। లా మినిస్టర్ నుంచి చాలా క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది, కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్ చేస్తే కానీ ఈ డీలిమిటేషన్ యాక్ట్ అమెండ్ చేసి సీట్లు పెంచేదానికి అవకాశం లేదు। కాబట్టి ఇప్పట్లో డీలిమిటేషన్ జరిగే అవకాశం లేదు అన్లెస్ యు అమెండ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ యాక్ట్ అని చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు। కాబట్టి तेलंगाना के जेर इल्तिवा रेलवे प्रोजेक्ट्स को जल्द मुकम्मल करने की लोकसभा में मांग की गई। TRS के MP जितेंद्र रेड्डी ने खाजीपेट, विजयवाड़ा समेत 3 प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने का मुतालबा किया। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट माई कॉन्स्टिट्यूंसी मैडम, मैं पूछ रहा हूँ मेरा स्टेट के बारे में।
सुरेश प्रभु जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही उन्होंने अभी तेलंगाना को आके बहुत से प्रोजेक्ट्स भी उद्घाटन किए हैं। लेकिन सर मैं आपसे यही विनती करना चाह रहा हूं कि जो सैंक्शन हुए प्रोजेक्ट्स वो आज तक, जैसा डबल लेन फ्रॉम काजीपेट टू विजयवाड़ा जो ये हुआ है तो उसका भी आज तक स्टार्ट नहीं हुआ है, और जो न्यू लेन फ्रॉम पांडरंगापुर टू सारंगापुर का जो है भद्राचलम के अंदर में जहां राम जी बसते हैं, आप सबको मालूम है भद्राचलम के अंदर में राम जी बसते हैं, वो ट्रेन को भी आज तक वो भी पटरी वो चालू नहीं हुई है। और द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ दिस पैसेज ट्रेन फ्रॉम दोरनकल टू येलदंडा जो ट्राइबल एरिया में है, ये तीनों आज तक जो है द वर्क सैंक्शन हुआ है, अमाउंट सैंक्शन हुआ है, लेकिन अभी तक काम टेक ऑफ नहीं हुआ। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वो कब स्टार्ट करने वाले हैं। धन्यवाद मैडम। मैं एसोसिएट हो रहा हूं। सेम थिंग वो स्टेट वाइज नोट भेजेंगे बोला है। मेरे सम्मानित सदस्य ने पहले ही आज की शुभ दिन जो है उसके बारे में शुभकामनाएं दी है, तो मैं मानता हूं इसी शुभकामना के साथ साथ कोई गिफ्ट तेलंगाना को मिलने के लिए भी आपकी जो इच्छा है वो पूरी करने की हम पूरी मात्रा में कोशिश करेंगे। चलो थैंक यू। हुकूमत गाय को बचा सकती है लेकिन खवातीन की हिफाजत नहीं करती। ये रिमार्क जया बच्चन ने राज्यसभा में किया। बीजेपी लीडर की जानिब से ममता बनर्जी के सर पर इनाम रखने पर आज राज्यसभा में अपोजिशन ने एहतजाज किया। महिलाओं का प्रोटेक्शन के लिए बहुत अग्रेसिवली स्टेप लेने की बहुत जरूरत है। गायों को आप बचा सकते हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस तरह से आप लोग बात कर रहे हैं। एक लड़का, एक मेंबर आपका इस तरह से throw him out of the party. How dare somebody talk like this, and especially against a woman when today the women are really feeling so insecure? Is this what you should be promoting? आप लोग तो सारे अखबार को कंट्रोल करते हैं। इस तरह का न्यूज़ कैसे छप जाता है? और एक महिला मुख्यमंत्री, दूसरी महिला बोलते हैं, अरे वो बोलती रहे, अभी उनको क्या है? हो गया सर, हो गया। Is this the way you are going to be protection of this country? All right, you made your point. No. मरकजी वजीर नकवी ने बंगाल के बीजेपी लीडर वर्षने की जानिब से ममता के सर पर इनाम रखने के ऐलान की मजम्मत की और कहा कि रियासती हुकूमत कार्रवाई करने के लिए आजाद है। हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आई एम स्ट्रांगली कंडेम इफ सच टाइप ऑफ द स्टेटमेंट and the state government is free to take appropriate legal action on this issue. Yeah, yes. See, yes. Now sit down. Sit down. See, I am telling you, already the minister has condemned that incident. If anybody has said like that, he has condemned it, and also the minister said state government can take proper action. Legal, you can take proper action. You know. Case can be registered and for action can be taken. Do that. FIR can be registered and action can be taken. मायावती ने कहा कि मजम्मत काफी नहीं, फौरी बीजेपी लीडर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो बंगाल की मुख्यमंत्री के बारे में जो गंभीर मामला सदन के अंदर रखा है और उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी के एक जिम्मेवार पदाधिकारी ने, मंत्री ने कंडम कर दिया, करने के बारे में कर दिया, और क्या चाहिए? तो ये गंभीर बात है। तो मैं समझती हूँ कि बीजेपी को केवल कंडम करने से काम नहीं लेना है, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। केवल निंदा करने से काम नहीं, एक्शन लेना है। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। बट स्टेट गवर्नमेंट शुड आल्सो टेक। साबिक फौजी ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के दफ्तर के सामने धरना दिया और कुलभूषण जाधव को रिहा करने की मांग की। साबिक फौजियों ने कहा कि पाकिस्तान ने बेबुनियाद इल्जाम लगाकर कुलभूषण जाधव को सजा का ऐलान किया और जाधव बेकसूर है। साबिक फौजियों ने कुलभूषण को सजा देने पर पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकी दी है। अगर वो कुलभूषण कमांडर को, वेटरन जो हमारे पूर्व सैनिक है, उनको रिलीज नहीं करेंगे, बहुत जल्दी इंडियन आर्मी उनके कंट्री में घुस करके पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देगी। हमने 1971 में 95,000 सैनिकों को रिहा किया, रिलीज किया, उनकी कब्जाई हुई जमीन को वापस किया, हमने हाजीपीर को वापस किया। क्या हमारे एक जवान को वो ऐसा उससे अत्याचार कर रहे हैं? उसको सिविल कोर्ट को ट्राई करना चाहिए था, मिलिट्री कोर्ट ने ट्राई किया है उसको। हिंदुस्तान सब पेशेंट्स अभी
खत्म हो चुकी है और मुझे उम्मीद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत जल्दी उन पे एक्शन लेगी और पाकिस्तान के अंदर हमारी इंडियन आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को, तीनों को भेज करके बांग्लादेश पाकिस्तान के 2 हिस्से में उस टाइम पे अब 4 हिस्से हो जाएंगे। सारे उनकी स्टेट हैं, वो अलग अलग कंट्री को करके हम डिक्लेयर कराएंगे उनको भी। तब पाकिस्तान को पता लगेगा कि हिंदुस्तान भी कोई चीज है। उनकी आर्मी हमारे से 1/4 है, उनके पास ना वेपन्स है ना एयरक्राफ्ट है। उधर जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी परचम को जलाया और कुलभूषण जाधव को दी गई मौत की सजा की मजम्मत की। मुकामी अवाम ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अपील की कि वो पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ से बात करके जाधव की रिहाई को यकीनी बनाए। शरीफ का सर काटने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम दो। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कुलभूषण यादव को रिहा करो, रिहा करो, रिहा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। जो जम्मू कश्मीर में हालात जो खराब है, हम देश के प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को ये संदेश भेजना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने जो भारत के बेटे कुलभूषण यादव को झूठी सजाए मौत, फांसी की सजा दी है, उसे रुकवाया जाए। हम नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप खुद नवाज शरीफ के साथ कुलभूषण यादव को रिहा करने के लिए उससे बातचीत करें। साबिक वजीर खारजा यशवंत सिन्हा ने कुलभूषण जाधव को दी गई सजा को नाजायज करार दिया और कहा कि जाधव का केस कानून के मुताबिक चलाए बगैर सजा का ऐलान किया गया, जो नाइंसाफी पर मबनी है। मैं इस मामले में सरकार से बिल्कुल सहमत हूं। जो कुछ कुलभूषण के खिलाफ हो रहा है पाकिस्तान में बिल्कुल नाजायज़ है और कुलभूषण को कहां से पकड़ा गया, कैसे पाकिस्तान लाया गया, उसके पास किसी प्रकार का हथियार नहीं बरामद हुआ, ये सारी बातें सर्वविदित हैं। पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी एडवाइज़र हैं सरताज अजीज़ साहब, उन्होंने खुद कुछ महीने पहले कहा था कि कुलभूषण के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। अब उसके कन्फेशन के आधार पर उसको फांसी की सज़ा सुनाना, और वो भी मिलिट्री कोर्ट के द्वारा, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। और हमारे देश में भी कानून है, पाकिस्तान में भी कानून है, दोनों की जड़ एक ही है। जो ब्रिटिश टाइम में यहाँ CRPC और IPC लागू हुआ था, वही पाकिस्तान में भी लागू है। हमारे देश में देखिए न्याय की प्रक्रिया क्या है कि कसाब जैसे दुर्दांत आतंकवादी को भी हमने फेयर ट्रायल दिया और उसके बाद तब उसको फांसी पर लटकाया, और यहाँ पर इन्होंने इस तरह कर दिया मिलिट्री ट्रायल करके, तो गलत हुआ है। CPIM के MP मोहम्मद सलीम ने पाकिस्तान की जानिब से कुलभूषण को सुनाई गई सजा की मजम्मत की और कहा कि उनकी पार्टी आलमी सतह पर सजाए मौत की मुखालिफत करती है। No, it's a government to government discussion will be there, I think, because yesterday the Lok Sabha, the statement came from the Foreign Minister and the External Affairs Minister, Sushma Swaraj ji, and Rajya Sabha also the statement was made, and we discussed it and we raised it, all opposition, and it's a bipartisan, entire country and entire parliament was in one voice that the government of India must take it, and the Pakistan should not go ahead with this capital punishment. As a CPIM, we are against capital punishment anywhere in the world. And secondly, the due process of judicial process was not observed. And there's a lot of loopholes in the Pakistan story. So naturally, the consular service was sought, and they were on the one hand, when they were considering that, by the time the military court addressed it, so and awarded this. So we are not buying that.
अमेरिका में खुदकुशी करने वाले आईटी प्रोफेशनल मधुकर रेड्डी की बीवी स्वाति ने आज मीडिया से बात करते हुए बाज़ बातों का इंकशाफ किया है। स्वाति ने कहा कि उनके शौहर मधुकर जहनी मसाइल से दो चार थे और उनका इलाज जारी था। स्वाति ने कहा कि दोनों मियाँ बीवी के दरमियान कोई तनाज़ा नहीं था और वो प्यार और मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहे थे। इस सिलसिले में स्वाति ने मधुकर के फ़ोन मैसेजेस को भी बताया। स्वाति ने उनके ससुराल वालों की जानिब से उन्हें मधुकर की मौत का जिम्मेदार ठहराने के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। स्वाति कल भोंगीर में जब अपने शौहर के आखिरी रसूमात में गई तो ससुराली अफराद ने उन पर हमला किया था। చెప్పలేదండి అండ్ మా మధ్యలో గొడవలు చాలా చాలా చిన్నవి. మధుకి డిప్రెషన్ ఉంది అండ్ మూడ్ ఫ్లక్చువేషన్స్ మా పెళ్ళైనప్పటి నుంచి ఉన్నాయి. మీరు ఆ రికార్డింగ్ వింటే కూడా నన్ను కొట్టాడు. కానీ మీరు అనుకోవచ్చు ఎందుకు తిని ఇంకా స్టిల్ కంటిన్యూ చేస్తుంది రిలేషన్షిప్ అని. ఎందుకు అంటే తను మంచివాడే కానీ అతనికి డిప్రెషన్ అనేది ఉంది, మూడ్ ఫ్లక్చువేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో ఆ మూడ్ ఎప్పుడైతే బాగలేదో నన్ను కొట్టడము తిట్టడము అన్నీ చేస్తాడు. సో నేను రికార్డింగ్ లో అడిగినప్పుడు కూడా హీ యాక్సెప్టెడ్. ఇంకా లాస్ట్ మినిట్లో కూడా నా తప్పైపోయింది, నేను ఇంకోసారి చేయను అని. సో నేను కూడా అడిగాను ప్రతిసారి ఇదే చెప్తున్నావు అని. సో దానికోసం అని నేను ట్రీట్మెంట్ కూడా తీసుకుంటున్నాడు. ఇట్ విల్ గెట్ బెటర్ అండ్ వీ విల్ లీడ్ అ వెరీ హ్యాపీ లైఫ్ అని అనుకున్నాం. కానీ ఇన్ బిట్వీన్ హీ టుక్ ఎ రాంగ్ డెసిషన్. ఓకే అండ్ డిప్రెషన్కి అతను వెళ్ళిన రీజన్ వర్క్ రిలేటెడ్ స్ట్రెస్ అండ్ ఇష్యూస్ అని చెప్పేసి వెళ్ళాడు. ఇది మేము మాట్లాడుకుంది Feb 24th అండి. దాని తర్వాత నుంచి ఫెబ్ అంతా బాగానే ఉన్నాడు. మా ఇద్దరి మధ్యలో మళ్ళీ ఇలాంటి టాపిక్స్ కూడా ఏమీ రాలేదు. ఇలాంటి టాపిక్స్ అయినా సరే మేము చాలా స్మూత్గా మాట్లాడుకొని అక్కడికి ఎండ్ చేసుకొని ఆఫ్టర్ 1-2 hours మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళిపోతాము. మేమిద్దరం ఎక్కడికైనా కలిసే వెళ్తాము. నేను కూడా అతన్ని చాలా బాగా చూసుకున్నాను, అతను కూడా నన్ను చాలా బాగా చూసుకున్నాడు. ఇక్కడ మెయిన్గా మాకు ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసింది వాళ్ళ పేరెంట్స్ అండ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్. మాకు ప్రాపర్టీ డిస్ప్యూట్స్ ఉంటే అది మనసులో పెట్టుకొని ఇలా ఆల్ ఎలిగేషన్స్ చేయడము అండ్ ఆల్సో నిన్ను అటాక్ చేయడం జరిగింది అతను. पोलावरम प्रोजेक्ट के तय चंद्रबाबू नायडू के मौक़िफ़ की वाईएससीपी ने मजम्मत की है। पोलावरम प्रोजेक्ट में ताख़ीर कमीशन के लिए की जा रही है। ये इल्ज़ाम वाईएससीपी के एमएलए श्रीकांत रेड्डी ने लगाया है। श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने पोलावरम प्रोजेक्ट को मरकज़ से हासिल करके उसकी तकमील में ताख़ीर कर रहे हैं। కనీసం ప్రశ్నించే స్థాయిలో కూడా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం లేకపోవటం, ఇటువంటి ఇంపార్టెంట్ దాంట్లో చర్చలో పాల్గొనకపోగా కెమెరాలు కనపడకుండా నక్కి నక్కి దాక్కొని రాజ్యసభలో ఎందుకు తెలుగు రాష్ట్ర ప్రజలు గొంతుకోశారు? ఎందుకు దీనిపైన ప్రశ్నించలేదు? కేవలం మీ కమిషన్ల కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ను తాకట్టు పెడతారా? పోలవరం పైన మాకు చిత్తశుద్ధి ఉంది, పోలవరాన్ని సోమవారం అనేదాన్ని పోలవరంగా మార్చేస్తాం అన్నటువంటి మాటలు చెప్తున్నారు. పవిత్రమైనటువంటి సోమవారం దినాన్ని మీకోసం పోలవరంగా మార్చుకున్నారు. అది రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసమే ఆశించాం. కానీ సోమవారం పోలవరం కింద కాదు, అది కాంట్రాక్ట్ల వారం, కమిషన్ల వారం కింద మార్చేసుకున్నారు మీరు. ఆ రోజు రివ్యూ చేస్తా ఎంతెంత కమిషన్లు వస్తాయి, ఎవరికెవరికి కాంట్రాక్ట్లు ఇవ్వాలన్న దానిపైన మీరు ప్రతి సోమవారం రివ్యూలు పెట్టుకున్నట్టుగా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళు చెప్పిన విధంగా వాళ్ళే ఎగ్జిక్యూట్ చేసేయమనంటే టోటల్గా వాళ్ళే భరించుకునేవాళ్ళు. వాళ్ళు క్లియర్గా చట్టంలో ఉంది. ఆ ప్రాజెక్ట్ను పూర్తిగా భరించి మనకు బంగారపల్లెంలో ఇవ్వాల్సినటువంటి ప్రాజెక్ట్ని కమిషన్ల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందని వాళ్ళు అడిగి తీసుకున్నారు. ఒకటే హెచ్చరిస్తున్నాం ప్రభుత్వాన్ని, మీరు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే చట్టంలో పొందుపరిచిన విధంగా మొత్తం ప్రతి అనాపైసతో సహా కేంద్ర ప్రభుత్వంతో కట్టిస్తారా లేదా అన్నటువంటి స్పష్టమైన హామీ తీసుకోవాలి. లేదు అని వాళ్ళు చెప్పి ఆ పోలవరం పైన ఏ ఒక్క రూపాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు కట్టినటువంటి పన్నులతో కానీ మీరు దాన్ని కానీ వాడారా అని అంటే మాత్రం మేము ప్రభుత్వాన్ని గట్టిగా హెచ్చరిస్తున్నాం. దీన్ని ప్రజల దగ్గరికి తీసుకెళ్లి పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కూడా చేస్తాం. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना काबीना का शुरू हुआ इजलास, रिजर्वेशन से मुताल्लिक बीसी कमीशन की रिपोर्ट को मंजूरी मिलने की है तवक्के। जमहूरियत और सेक्युलरिज्म को बचाने की जरूरत, वोटिंग मशीनों में हेरा फेरी और अलवार वाक़ी के खिलाफ अपोजिशन ने की सदर जमहूरिया से नुमाइंदगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का लखनऊ में होगा 2 रोज़ा इजलास, 3 तलाक के गलत इस्तेमाल पर शऊर बेदार किया जाएगा, हुकूमत से मुदाखलत न करने की अपील। इनहराफ मसले पर वाईएससीपी की पहल के इलेक्शन कमीशन ने की सिताइश, कुल जमाती इजलास तलब करने का कमीशन ने दिया मशवरा। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।